हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 के लिए आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट 2 में सेक्शन बी और सेक्शन सी का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल सरल एवं आसान शब्दों में। इससे पहले हमने मॉडल सेट 2 के सेक्शन ए का वीडियो डाल दिया है, आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा और हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग मॉडल सेट 2 में सेक्शन बी और सी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन बी से 3 अंकीय प्रश्न पूछेगा सेक्शन बी में, जिसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। यानी आपको सेक्शन बी से 3 गुना 5 बराबर 15 अंक मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। माध्यिका के 2 गुण और 2 दोष लिखिए। माध्यिका का 2 ठो गुण और 2 ठो दोष लिखना है। उत्तर माध्यिका के 2 गुण। पहला, माध्यिका एक ऐसी माप है जिसकी स्थिति प्रत्येक मूल्य श्रेणी में अत्यंत स्पष्ट होती है। दूसरा, माध्यिका को समझने एवं गणना करने दोनों में अधिक सरलता होती है, आसानी होती है। आगे देखिए माध्यिका के 2 दोष। माध्यिका के 2 ठो कमी 2 ठो दोष समझिए। 1 नंबर, माध्यिका की गणना के लिए मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो परिणाम गलत हो सकता है। दूसरा, माध्यिका की गणना में श्रेणी के सभी पद शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि यह स्थिति संबंधी माध्य है, क्योंकि यह बीच का मूल्य होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए। सूचकांक यानी निर्देशांक के कोई 3 लाभ बताइए। सूचकांक यानी निर्देशांक का कोई 3 लाभ बताना है। उत्तर, सूचकांक यानी निर्देशांक के 3 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, इसकी सहायता से राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा, यह मुद्रा मूल्य में परिवर्तन जैसे मुद्रा संकुचन और मुद्रा स्फीति के माप में सहायक होती है। तीसरा, इससे कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन स्तर पता चलता है। चौथा, यह विदेशी व्यापार की स्थिति का पता लगाता है। पांचवां, व्यापारी के लिए भी निर्देशांक बहुत उपयोगी होते हैं। ये सभी 5 सूचकांक यानी निर्देशांक के लाभ हैं, महत्व हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। सवाल नंबर 12 को समझिए। निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट कीजिए। निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी निर्धनता में क्या अंतर है समझिए। उत्तर, निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर। निरपेक्ष निर्धनता देश की उस जनसंख्या को सूचित करती है जो न्यूनतम उपभोग स्तर नहीं कर पाती है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, जबकि सापेक्ष निर्धनता का तात्पर्य आय की असमानता तथा वितरण से है, अर्थात विभिन्न वर्गों, विभिन्न प्रदेशों अथवा विभिन्न देशों की तुलनात्मक आय का प्रदर्शन सापेक्ष निर्धनता का बोध कराता है। आगे देखिए सवाल नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए। कृषि विपणन से आपका क्या तात्पर्य है? कृषि विपणन से आपका क्या तात्पर्य है? आप क्या समझते हैं? कृषि विपणन क्या है समझिए। उत्तर,
कृषि विपणन से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से लगाया जाता है जिनका संबंध कृषि उत्पादन को किसान के खेत से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में किया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं आती है, जैसे कृषि पदार्थों का एकत्रीकरण, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, परिवहन, अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना तथा इन संपूर्ण क्रियाओं में शामिल रिस्क आदि। आगे देखिए सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को समझिए। किसानों को साख की आवश्यकता क्यों होती है? किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसानों को ऋण की जरूरत क्यों होती है? उत्तर, किसानों को साख यानी ऋण की आवश्यकता अपने कृषि कार्यों की अतिरिक्त गैर कृषि कार्यों के लिए भी पड़ती है, जिनमें कुछ निम्नलिखित है। पहला, कृषि एवं उत्पादकीय कार्य जैसे बीज, खाद, कृषिगत उपकरण, कीटनाशक दवाएं, अतिरिक्त भूमि खरीदने, कुआं खोदने आदि के लिए साख यानी ऋण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, गैर कृषि कार्य एवं गैर उत्पादकीय कार्य जैसे विवाह, धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान, मृत्यु भोज आदि पर खर्च करने के लिए साख यानी ऋण की जरूरत पड़ती है। आगे देखिए सेक्शन सी में आ गए हम लोग। सेक्शन सी में 5 अंकीय प्रश्न पूछेगा, जिसमें आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है। यानी सेक्शन सी से आपको 5 गुना 3 बराबर 15 अंक मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 को, क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच कोई संबंध है? समझाइए। क्या निर्धनता यानी गरीबी और बेरोजगारी में कोई रिलेशन है? आपको समझाना है। उत्तर, हाँ, बेरोजगारी से निर्धनता बढ़ती है, बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है। निर्धनता से तात्पर्य उस अवस्था से है जब समाज का एक वर्ग अपने जीवन, स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने में अपने को असमर्थ पाता है। अर्थात निर्धनता और बेरोजगारी के बीच वित्तीय संबंध है। यदि एक व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होगा, वह अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं खरीदने में भी सक्षम नहीं होगा, अतः वह निर्धन यानी गरीब ही बना रहेगा। आगे देखिए सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को समझिए। भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या है? व्याख्या कीजिए। भारत में मानव पूंजी निर्माण का मुख्य कारण क्या है? क्यों नहीं हो पा रहा है? व्याख्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। उत्तर, भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, जनसंख्या में वृद्धि, यानी भारत में जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। इन्हीं अधिक जनसंख्या के विकास के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत जैसे गरीब देश के लिए इतने संसाधनों की व्यवस्था करना संभव नहीं है। आगे है दूसरा पॉइंट नंबर 2, निम्न कृषि उत्पादकता, यानी भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में लगातार कृषि उत्पादन घट रही है, जो भारत के विकास में रुकावट का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, इच्छा शक्ति का अभाव, यानी भारत में निवास करने वाले लोग निम्न जीवन स्तर व्यतीत कर रहे होते हैं, उनमें ऊपर उठने की तीव्र इच्छा शक्ति की कमी होती है यानी नहीं होती है। आगे है पॉइंट नंबर 4, निजी क्षेत्र की उदासीनता। निजी क्षेत्र की उदासीनता यानी मनुष्य के संसाधनों में निवेश का फल काफ़ी समय बाद प्राप्त होता है, इसीलिए निजी क्षेत्र इसके विकास में कोई रुचि नहीं लेता है और इसका सारा भार सरकार को ही संभालना पड़ता है, जो कष्टदायी होता है। आगे है 5वां पॉइंट, मानव पूंजी निर्माण। यह एक सतत लंबी प्रक्रिया है तथा इसके सुखद परिणाम भी दीर्घकाल यानी लंबे समय के बाद प्राप्त होते हैं और भारत के पास संसाधनों का अभाव भी है। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 19, सेट 2 का अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर 19 नंबर को समझिए। धारणीय विकास क्या है? धारणीय विकास किसे कहते हैं? इसकी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। उत्तर,
धारणीय विकास को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके दौरान देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है, और उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक है कि हमारी प्राकृतिक संपदा धीरे धीरे कम होती जाती है। उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे देश का प्राकृतिक संपदा घटेगा। आगे देखिए, उत्पादन की वर्तमान टेक्नोलॉजी प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, वन, जल आदि का बड़ी निर्दयता शोषण कर रही है। यदि इन प्राकृतिक संसाधनों का इसी प्रकार प्रयोग होता रहा तो भविष्य की पीढ़ी को इन प्राकृतिक संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा। यही नहीं, वर्तमान उत्पादन तकनीक ने पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या को भी जन्म दिया है। अनेक उत्पादन क्रियाएं जल, वायु एवं भूमि को प्रदूषित कर रही है, जो आज एक चिंता का विषय है। इन्हीं सब समस्याओं के कारण विकास की वर्तमान पद्धति व प्रक्रिया को जारी रखना उचित नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए इसके विकल्प के रूप में धारणीय या सतत विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। ठीक है, धारणीय या सतत विकास की अवधारणा का जन्म इसी चीज को रोकने के लिए हुआ है। धारणीय सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले 1987 में पर्यावरण एवं विकास के लिए विश्व आयोग के द्वारा प्रकाशित आवर कॉमन फ्यूचर नामक ब्रूंटलैंड रिपोर्ट में किया गया था। आवर कॉमन फ्यूचर नामक ब्रूंटलैंड रिपोर्ट में किया गया था। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 इकोनॉमिक्स में टर्म 2 एग्जाम के लिए मॉडल सेट 2 में सेक्शन बी और सी का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देखें, न्यूमेरिकल को छोड़कर, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत अधिक समय लगता है। ठीक है, इसीलिए उसको छोड़ दिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।